गुड इवनिंग एंड वेलकम। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। इस समय हम लोक प्रशासन के पेपर 1 और पेपर 2 के जो एकीकृत टॉपिक है उनकी चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि यदि हम व्यवस्थित रणनीति अपनाते हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंटीग्रेटेड मैनर में हम तैयार कर सकते हैं। वित्त प्रशासन से जुड़े सभी अध्याय जो पेपर 1 और पेपर 2 में हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उनको एक साथ लाकर तैयार करने से फ़ायदा है। इसी तरह कार्मिक प्रशासन और अखिल भारतीय सेवाएं जो पेपर 1 और पेपर 2 में इधर उधर बिखरे हैं, उनको एक साथ लाकर हमें तैयार करना है। अभी हम वित्त प्रशासन पर चर्चा कर रहे हैं और वित्त प्रशासन में मैंने आपसे जो पेपर 1 के टॉपिक्स थे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी आपके साथ चर्चा की। बजट की चर्चा की। बजट के अलावा हमने ऑडिट और अकाउंट्स की आपके साथ चर्चा की है। और आज जो चर्चा है वो पेपर 2 लोक प्रशासन पेपर 2 लोक उपक्रमों की चर्चा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। इस टॉपिक को एक वीडियो में बांधना और एक डायग्राम में बांधना बहुत कठिन है, बहुत चैलेंजिंग का, क्योंकि एक सागर को गागर में भरने जैसा है, बहुत व्यापक है ये टॉपिक लोक उपक्रम। क्योंकि आप मान लीजिए कि 1950 से लेकर 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का पर्याय ही लोक उपक्रम थे। इसलिए लोक उपक्रमों को बांधना, 2 युगों में हम इसे बांट के चल रहे हैं। पहला चरण या पहला युग जो समाजवाद का रहा 1950 से 1991 तक, और दूसरा युग जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करने जा रहा हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट इन PSUs एंड फ्यूचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में वो संभव नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो में मैंने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है और जो आप इधर उधर ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं, ढूंढते मिलते हैं तो बहुत लेंदी लिखा हुआ होता है, उनको कंसाइज नहीं कर पाते। इसलिए इस डायग्राम में मैंने वो सारी टॉपिक जो UPSC के सिलेबस में मेंशन है एक जगह रख दिए हैं और कंसाइज मैनर में रखे हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने का लालच आत्मघाती होता है, क्योंकि हमारे पास केवल 250 शब्द, 300 साढ़े 300 शब्द से ज़्यादा का स्कोप होता ही नहीं है, क्योंकि हमें और भी आंसर्स लिखने। इसलिए एक टॉपिक के सारे जितने भी उसमें दिए गए हैं वो टॉपिक हम जान लें, ये बात ज़रूरी है, और उसके कॉम्पैक्ट पॉइंट्स को हम लिखें, तब हमारे मार्क्स आएंगे। तो लोक उपक्रमों की चर्चा में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता वीडियो में। क्लास की तो लेक्चर्स में तो हुआ जा सकता है, हम काफ़ी लेंदी जा सकते हैं, बट वीडियो में एक लिमिट में हमें सब चीज़ें बतानी होती हैं। तो जो भारत में 1950 के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने का विचार आया और 1956 की जो औद्योगिक नीति आई, उसने लोक उपक्रमों के विस्तार को जन्म दिया। आप जानते हैं कि भारत का जो समाजवाद था वो सोवियत संघ के समाजवाद से, साम्यवाद से प्रभावित था। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स ये होते हैं कि जैसे साम्यवाद है, चीन में और रशिया में साम्यवाद था, हमने समाजवाद अपनाया। तो दोनों में अंतर क्या है? साम्यवाद और समाजवाद में क्या अंतर था? अगर मार्क्स के आर्थिक दर्शन की बात करें तो निश्चित रूप से कि मार्क्स ये कहता है कि जो आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं, उनमें अंतिम 2 अवस्थाएं समाजवाद, और समाजवाद के बाद आता है साम्यवाद। ठीक है, तो साम्यवाद मूलतः निजी संपत्ति का उन्मूलन करता है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द बेसिक फीचर ऑफ द कम्युनिज्म। और क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज, दूसरी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है साम्यवाद की। और तीसरी एब्सेंस ऑफ द स्टेट, राज्य जैसी संस्था वहाँ पर नहीं होती है। आदर्श साम्यवाद में आदर्श पाया नहीं जाता, केवल आदर्श एक विचार होता है। ठीक है, लेकिन समाजवाद इससे थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म है जो भारत में अपनाया गया था। आप ध्यान रखिएगा कि साम्यवाद का आदर्श होता वर्ग विहीन समाज, लेकिन हमने जो समाजवाद अपनाया था भारत में 50 में, उसका उद्देश्य था समता मूलक समाज। ध्यान रखिएगा, समता मूलक समाज, egalitarian society, not classless society. Classless society was ideal of the communism in the Russia and other countries, but in India we got the idea of egalitarian society, समता मूलक समाज। वर्ग विहीन समाज में
असमानता, वर्ग विहीन समाज में वर्ग होगा ही नहीं, असमानता होगी नहीं, सब एक लाइन पे खड़े होंगे। लेकिन समता मूलक समाज में ये माना जाता है कि कुछ न कुछ असमानताएं रहेंगी, व्यक्ति की योग्यताओं के कारण, व्यक्ति की आवश्यकताओं के कारण कहीं ना कहीं असमानताएं रहेंगी। तो वो जिगजैग टाइप का, जैसे ईसीजी जब चलता है तो आप देखते हैं जिगजैग टाइप का ग्राफ बनता है कि कहीं पे वर्ग ज़्यादा होता है तो कहीं छोटा वर्ग, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत असमानताएं विद्यमान होंगी। चूँकि साम्यवाद में राज्य संस्था को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन हमने जो समाजवाद अपनाया था, हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद था, और लोकतंत्र में संस्था तो होगी ही, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनाया जाता है, उसका पर्पज़ होता है टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज़। राज्य होगा और राज्य इस उद्देश्य के लिए होगा कि वो असमानताओं को कम करेगा। ये बेसिक डिफरेंस था जो मैं कम से कम शब्दों में आपको बता सकता था। व्यापक चर्चा तो कई लेक्चर में चल सकती। देन कि जब हमने एगलिटेरियन सोसाइटी को आदर्श रखा, हमने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि साम्यवाद में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि साम्यवाद में निजी संपत्ति हो ही नहीं सकती, टाटा बिरला अंबानी नहीं हो सकते, जो भी होगा बस गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस होंगे। अब कि हमने जो अपनाया, क्योंकि हमारा तो समाजवाद है और समतामूलक समाज आदर्श है, तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी की प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा, ठीक है, सरकार नियंत्रित उपक्रम भी होंगे और निजी स्वामित्व वाले उपक्रम भी होंगे, दोनों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होगा। निजी क्षेत्र को भी पूरी खुली छूट नहीं होगी, अमेरिका जैसी बाजार अर्थव्यवस्था जैसी निजी छूट नहीं होगी, उस पर भी अंकुश होगा, और उस अंकुश का नाम क्या था, MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने नियंत्रित बाजार और नियंत्रित राज्य के माध्यम से 50 से अपनी विकास यात्रा शुरू की थी, और इस विकास यात्रा में पहले 3 दशक अच्छे रहे। 1960, 70, 80 को कहा जाता है राज्य हस्तक्षेप का स्वर्णिम युग, लेकिन 80 के बाद विश्व भर की प्रवृत्तियाँ थी, उसमें भारत में भी वही प्रवृत्तियाँ आ रही थी जो अन्य देशों में लोक उपक्रमों में आ रहा था, ठीक है। 80 के बाद लोक उपक्रमों के प्रति लोगों में और अर्थशास्त्रियों में एक नकारात्मक भाव आने लगा। इसका कारण ये था कि हैवी लॉसेस, बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हो रहे थे, और ये अधिकतर लोक उपक्रम सफ़ेद हाथी साबित हो रहे थे, ठीक है, कि ड्रेन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर इनको कहा जाने लगा, ड्रेन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर कहा जाने लगा 80 के बाद। कारण क्या थे कि घाटे हो रहे थे। घाटे क्यों हो रहे थे वो अलग चीज़ है, लेकिन घाटे हो रहे थे। तो 80 से 90 तक जो दशक रहा, संक्रमण काल का दशक रहा, जिसने लोक उपक्रमों को क्या कर दिया, परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया, और 87 में अर्जुन सेनगुप्ता समिति की अनुशंसा पर लोक उपक्रमों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्निक को अपनाया जाने लगा ऑटोनॉमी के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए, जो बाद में 1991 के बाद आर्थिक सुधारों, व्यापक आर्थिक सुधारों के द्वारा बदलाव हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्या था अर्थव्यवस्था में, ऐसा क्या था, निचोड़ क्या है पूरे 50 से लेकर 90 तक का, कि 50 से लेकर 90 तक सरकारों ने लोक उपक्रमों में निवेश किया। अगर आप इन्वेस्टमेंट फिगर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट फिगर ये है। सिंस 1951 द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 यूनिट in 1951 to 236 units in 96-97, and the capital investment has been increased from rupees 29 crore to rupees 20.2 billion in 96-97. 2020 बिलियन पहुंच गया निवेश, और 5 से ये 239 पर हो गए, पहुंच गए। तो फिर विफल क्यों हुए? इन्हें हमने एज ए कमांडिंग हाइट्स, ठीक है, PSUs लोग यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि PSUs आर नाउ नो मोर ऑन कमांडिंग हाइट्स। तो 50 में हमने इनको कमांडिंग हाइट्स पे स्थापित करने की चेष्टा की थी। कमांडिंग हाइट्स इसको कहते हैं कि जैसे बड़ा सा खंबा हम बना देते हैं और वो क्या करता है, आपका लाइट फैलाता है, प्रकाश फैलाता है, ताकि और लोग काम कर सकें। तो इसीलिए हमने PSUs को कमांडिंग हाइट्स में लाने की कोशिश की थी, कि कमांडिंग हाइट्स, ताकि अन्य
अन्य उद्योग क्या हो सकें, बढ़ सकें। उद्देश्य उद्योगों पर राष्ट्रीय नियंत्रण या सरकारी नियंत्रण स्थापित करना नहीं था, बल्कि उद्देश्य था कमांडिंग हाइट्स पे इनको स्थापित करना, वो ऊंचे लाइट पोल की तरह, ताकि अन्य उद्योग उसमें काम कर सके। ठीक है, अगर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील बनाएगी तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर सरकार सीमेंट बनाएगी तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस के काम को आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। ठीक है, अगर सरकार कोयला निकालेगी कोल इंडिया तो उससे ट्रेन चलेंगी और बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट बनेंगे, उससे बहुत सारे एरियाज़ में हम और इंडस्ट्रीज़ को हम ऊर्जा दे पाएंगे। तो द पर्पज़ वॉज दैट टू ड्राइव द इकोनॉमी, ठीक है, इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। बट हुआ क्या कि 50 से 80 तक हम निवेश करते रहे। हाथी बांधना तो आसान था, हाथी पालना बहुत बड़ी चुनौती हो गया। 80 तक आते आते हाथी बांधना आसान है, 1 लाख का हाथी, क्यों, हाथी तो ले लिया, लेकिन हाथी पालना मुश्किल हो गया क्योंकि हाथी खाता बहुत है। तो ये लोक उपक्रम भी हाथी की तरह हो गए। इनको भाई ठीक है, ONGC स्थापित कर दिया, हाँ 20,000 करोड़ लगा दिया, एक बार में इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, फलाना BHL स्थापित, इसमें इतना हो गया, लेकिन रेलवे स्थापित हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे इनमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ने लगी। लोक उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या, भाई जो 5 थे वो बढ़कर 239 हो गए। हर एक लोक उपक्रम में 50,000 कर्मचारी, ठीक है, 50 IAS, सबको मोटी सैलरी देना, जो रिटायर हो जाए उनको पेंशन देना। तो 80 तक आते आते सरकार का जो बजट था, जो रेवेन्यू आ रहा था सरकार का, उसका एक बहुत बड़ा भाग सैलरी और तनख्वाह और पेंशन देने में ही जाने लगा, और उत्पादकता इनमें कुछ नहीं रही। ठीक है, इसका कारण क्या था कि एक तरह से इल कंसीव्ड नेशनलाइजेशन, कि हर क्षेत्र में लोक उपक्रमों को ला गए सरकार। ब्रेड भी बना रहे हैं तो जूते चप्पल भी लोक उपक्रम बना रहे हैं, तो घड़ी भी बना रहे हैं, तो ट्रैक्टर भी बना रहे हैं, तो जहाज़ भी बना रहे हैं। सुई से लेकर के जहाज़ तक का काम, एक जो इल कंसीव्ड इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो जूता बनाने का, ब्रेड बनाने का काम तो लघु और कुटीर उद्योग कर सकते हैं ना, उसको सरकार को इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत थी, हज़ारों कर्मचारियों को नियोजित करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन रोज़गार बढ़ाना है, चुनाव जीतना है, इसलिए हर जगह ये एक कंपल्सन हुआ कि अधिक से अधिक रोज़गार देंगे तो चुनाव जीतेंगे, इसलिए फालतू के सेक्टर्स में भी लोक उपक्रम आ गए। तो हाथी बांध दिया। अब हाथी पालना सरकारों के लिए मुश्किल हो गया। एक तो ये था कि ये समस्या थी वेतन बिलों की। दूसरी जो लोक उपक्रमों की विफलता थी, उसके लिए केवल सरकारी जिम्मेदार नहीं, समाज भी जिम्मेदार है। ठीक है, कि समाज में क्या एक एटीट्यूड है, यूज़, मिसयूज़ एंड अब्यूज़। गवर्नमेंट के सर्विसेज के बारे में एक जनरल परसेप्शन है, यूज़, मिसयूज़ एंड अब्यूज़। यूज़ करेंगे, उस दिल्ली से बैठ करके किसी डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल में बैठेंगे, जनरल डे में बैठेंगे, यूज़ करेंगे। मिसयूज़ भी करेंगे, टिकट नहीं लेंगे उसका, और जितने देर रेल में बैठना है उसका शीशा तोड़ो, उसका बाथरूम गंदा करो, मिसयूज़। और जब उतरना है तो गाली देनी है कि अब्यूज़ करना है कि इतनी देर से लाते हैं ये भारतीय रेल वालों के, ऐसी तैसी। तो यूज़, मिसयूज़ और अब्यूज़ ने लोक उपक्रमों को विफल बनाया। जब चीज़ें सरल सस्ती मिलने लगी, फ्री में मिलने लगी, तो लोगों को उसकी कोई वैल्यू मालूम रही ही नहीं। तो इस कारण से भी, ठीक है, एन नानकी पालकी वाला की बुक है वी द नेशन वी द पीपल, उसमें कहते हैं हम भारतीय अपनी एक व्यक्ति के रूप में अपनी जीवन और संपत्ति की तो चिंता करते हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में अपने दायित्वों की चिंता नहीं करते हमारे, इसलिए क्योंकि सिविक सेंस बहुत लेस डेवलप्ड होने के कारण हम लोग सरकारी संपत्तियों को या तो डैमेज करते हैं या मिसयूज़ करते हैं या प्रॉपर यूज़ नहीं करते। तो इस कारण लोक उपक्रम विफल हुए। बहरहाल इनका कंट्रीब्यूशन तो रहा। ठीक है, उस कंट्रीब्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट में इसके फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सिलेबस में वो बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ प्रकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम। दिस इज द ओल्डेस्ट and most traditional form of organization of public enterprises like railways, post and telegraph. Statutory corporations, lok nigam. Statutory corporations are public enterprises brought into existence by special act of the parliament.
एंड गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनी इज इस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 एंड गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि 3 प्रकार मुख्य हैं इसके, और सब टाइप्स भी हो सकते हैं, बट 3 मुख्य हैं। सबसे पहले विभाग, ठीक है, जैसे रेलवे विभाग हो गया, डाक और तार विभाग हो गया। जो विभाग की विशेषता है, इसका जो राजनीतिक मुखिया होता है वो मंत्री होता है, और प्रशासनिक मुखिया विभाग का IAS यानी कि सचिव होता है, ठीक है। ये जो भी इनका खर्चा होता है वो सरकार के राजकोष से आता है, और ये जो कुछ भी कमाते हैं वो सब सरकार के राजकोष में जाता है। अगर भारत का डाक विभाग 5 पैसे 10 पैसे का भी टिकट बेचता है, या 50 पैसे का पोस्ट कार्ड, या 1 रुपये का पोस्ट कार्ड बेचता है, वो भी सब राजकोष में जाता है, और इनका CAG पूरी तरह ऑडिट करते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा, ठीक है, विभाग, डिफेंस वाले, रेलवे वाले, सब ये इसमें आते हैं। दूसरा कि निगमों को सरकार एक संविधान संसद की विधि के द्वारा स्थापित करती है, जो ONGC है, RBI है, इंडियन फूड कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये सारे निगम हैं। इन निगमों की संरचना, शक्तियाँ, मैनेजमेंट, वो सारा जो इनेबलिंग एक्ट जिसके द्वारा ये सृजित किए जाते हैं उसमें लिखा रहता है। इनको संसद के विशेष कानून से ही फिर समाप्त भी किया जा सकता है। बनाने के लिए और मिटाने के लिए संसद की अनुमति की ज़रूरत होती है। इनमें सरकार का पैसा लगा होता है, और इनका भी कुछ लोक उपक्रमों को छोड़ करके, जैसे RBI, ICAI को छोड़ करके सारा CAG ही ऑडिट करते हैं। जो 3-4 हैं RBI वगैरह, ये अपनी रिपोर्ट सीधे संसद की लोक लेखा समिति को, लोक उपक्रम समिति को अपनी सीधे रिपोर्ट भेजते हैं। तीसरी है गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनीज को, इस पर ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन खूब आता है इस वाले पे, दैट द कंपनी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉड ऑन द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कि कंपनी, सरकारी कंपनी लोक उत्तरदायित्व पर एक धोखा है। धोखा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत होता है। इसके लिए संसद में जाने की सरकार को आवश्यकता पड़ती नहीं है। सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इनको कभी भी बना सकती है और ख़त्म कर सकती है, इसलिए सरकार इसको बहुत ही कंफर्टेबल मानती है। बट इसे लोक उत्तरदायित्व पर धोखा कहते हैं, इसलिए क्योंकि एक तो CAG इसका ऑडिट करता नहीं है, दूसरा इसमें पहले 51% तक सरकार की भागीदारिता होती थी, और 59% निजी भागीदार इसमें होता था। जो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर 51 रुपीज़ सरकार करेगी और 49% कोई निजी कंपनी या निजी व्यक्ति करेगा, या और व्यक्ति कर सकते हैं, वो भागीदार भी हो सकता है और भागीदार भी हो सकते हैं, यानी कि मैनी इन्वेस्टर्स और वन इन्वेस्टर। तो होता क्या है, जब इन पे संसद, एक तो CAG का सीधा नियंत्रण नहीं, सीधा ऑडिट नहीं होता, कंपनी ऑडिट बोर्ड के थ्रू होता है, तो CAG की रिपोर्ट में इनके बारे में नहीं होता। सरकार से जब संसद में प्रश्न पूछा जाता गवर्नमेंट कंपनीज को, तो सरकार जिम्मेदारी अपनी टाल देती, कहती जी इसमें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है और वो भी जिम्मेदार है, हम ही थोड़ी जिम्मेदार हैं, एंड सो ऑन। तो इसलिए इसको, बट ये सरल माना जाता है, और 91 के बाद कंपनी फॉर्म को ज़्यादा प्रमोट किया गया है, ताकि हम इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ला सकें। कई निगमों को भी कंपनी का रूप दिया गया। अब कि ये तो इसका मैंने आपको बताया कि ये टाइप्स हैं। अब टाइप्स बताने के अलावा मैं जो जा रहा था कि इसका फेल्योर्स, हम बता रहे थे कि इसके फेल्योर्स क्यों ये विफल, लोक उपक्रम विफल क्यों हुए। अब इसके फेल्योर्स क्या थे उस पर मैं थोड़ा आपको बता दूं। फेल्योर्स पहले इसके अचीवमेंट्स पे आप आइए, अचीवमेंट, फेल्योर बाद में। अचीवमेंट्स पर आइए कि अचीवमेंट्स क्या रही, उपलब्धियां क्या रही। पहले तो कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम, सबसे बड़ा योगदान रहा। 1999 तक लगभग 25% इसका योगदान रहा राष्ट्रीय आय में। और दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका रहा पूंजी सृजन में, कैपिटल फॉर्मेशन में। तीसरा रहा कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट, रेलवे ने 14 लाख लोगों को, कर्मचारियों को, सरकारी बैंकों ने नियुक्तियां की हैं, ठीक है। और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस एंड कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द एंसिलरी इंडस्ट्रीज। तो इसमें आप जाइए कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या था और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया क्या था, ये 2 चीज़ें ज़रूर समझ लीजिए। जब हम लोक उपक्रम लाए थे तो लोक उपक्रम लाभ कमाने के लिए हम नहीं लाए थे,
लोक उपक्रमों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए लाए थे कि वितरणात्मक न्याय मिले लोगों को, क्योंकि जो निजी क्षेत्र था 50 में, ये एक तो अल्प विकसित था, ये आप अच्छे तरह से जानते हैं, और दूसरा निजी क्षेत्र उस क्षेत्र में जाना चाहता था जहाँ कोई प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी, जो जल्दी से लाभ मिल जाए। ठीक है, तो जहाँ लाभ मिलेगा, जो विकसित क्षेत्र होगा वहीं आ जाएगा। आज भी निजी क्षेत्र की टेंडेंसी देखिए कि जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां आई स्टार्टिंग में, शुरुआत में, वो सारे मेट्रोस में ही तो कंसंट्रेट रही। एयरटेल हो गया, ठीक है, वोडाफोन वगैरह हो गया, ठीक है, रिलायंस भी आप स्टार्टिंग में जब आए तो ये सब शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तक ही, मेरठ, लखनऊ तक सीमित रहे, लेकिन गाँव तक ये नहीं गए। अब जा रहे हैं धीरे धीरे। तो निजी क्षेत्र हमेशा विकसित क्षेत्र में अपना निवेश करता है, लेकिन सरकार ने जो लोक उपक्रम खोले वो कोरबा में खोल दिए, छत्तीसगढ़ के, ठीक है, आपके झारखंड के किसी इंटीरियर एरिया में खोल दिए, रानीगंज, ठीक है, हटिया, ऐसी जगहों पे खोले। तो इससे क्या था कि सब क्षेत्रों का, कि पिछड़े क्षेत्रों को भी विकास की पहुंच हो। क्योंकि भाई अगर हम हटिया में, झारखंड में, धनबाद के पास या रांची के पास कोई दूर दराज इंटीरियर किसी डेंस फॉरेस्ट में कोई PSU लगाते हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए सड़क बनाते हैं, वहाँ तक बिजली पहुँचाते हैं, पानी पहुँचाते हैं, तो उस क्षेत्र से जितने भी संबंधित गांव होते हैं उन तक बिजली पानी की सुविधा पहुंच जाती है, और उन लोगों को भी प्लस जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, आदिवासी वगैरह लोग, उनको लोक उपक्रमों में रोजगार भी मिल जाता है। तो दिस वाज द थिंकिंग दैट टू इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देन जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की कहानी है वो भी आप समझिए कि लोक उपक्रमों को हम लाए थे इससे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, अर्थव्यवस्था के अग्रपश्चिगामी संयोजक, कि अर्थव्यवस्था में अग्रपश्चिगामी संयोजक मिले। जैसे रेल है, तो रेल बना दी, तो रेल से हमने छोटी छोटी उत्पादन केंद्रों को बाज़ारों से जोड़ा, मंडियों को, ठीक है, मंडियों को बड़ी मंडियों से जोड़ा, स्थानीय मंडियों को बड़ी मंडियों से जोड़ा। उससे क्या हुआ कि किसानों की जो उत्पादकता थी, किसानों की जो पैदावार थी, वो मंडियों तक, बड़ी मंडियों तक जाने लगी। किसानों को आय बढ़ी, किसानों की आय बढ़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिला। फिर कि भाई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमने स्थापित कर दी। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में हमने जो है सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराया, उससे देश में कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन के साथ कृषि से संलग्न जो उद्योग है, पशुपालन, वो भी बढ़े, इससे लोगों की आय भी बढ़ी, रोजगार भी बढ़ी। तो एक उर्वरक कारखाना खोलने से, ठीक है, सरकार ने कई लक्ष्य साधी। भाई गन्ना भी उत्पादन बढ़ा, गन्ना उत्पादन बढ़ेगा सस्ते उर्वरक के कारण, तो शुगर इंडस्ट्री या चीनी उद्योग को रॉ मटेरियल मिलेगा। चीनी उद्योग के चलने से फिर कागज़ उद्योग को रॉ मटेरियल मिलेगा। इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। जो गन्ने से चीनी निकलने के बाद जो बच जाता है वेस्ट, उसे कागज़ में लुगदी के रूप में, पल्प के रूप में यूज़ किया जाता है। तो सरकार ने एक यूरिया प्लांट लगा दिया, हज़ारों करोड़ खर्च करा, लेकिन उससे कृषि को और देखो चीनी उद्योग को, कागज़ उद्योग को बहुत आगे तक पहुंचाने में मदद मिली। तो दिस वाज द आइडिया, द बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज। तो आज भले हम लोग उपक्रमों को कोस दे रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्र को के लिए एक जो मतलब मजबूत औद्योगिक आधार तैयार किया, एक मजबूत आधारभूत संरचना तैयार की, वो लोक उपक्रमों ने ही की। नो डाउट कि लोक उपक्रम विफल हुए, तो लोक उपक्रम विफल अपने कारण नहीं हुए, राजनीतिक कारणों से ये लोक उपक्रम विफल हुए। क्यों राजनीतिक कारणों से? फेलियर्स क्या है उसकी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मेन फेलियर्स, एक तो इनमें हैवी लॉसेस होने लगे 80s के बाद, पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक हस्तक्षेप। मंत्रियों ने, सारे मंत्री लोक उपक्रमों को अपनी जागीर समझते थे। ITDC के जितने भी होटल थे वो सारे के सारे मंत्रियों के ऐसे के अड्डे थे। ITDC, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये बहुत लॉस में रहता था। इसमें सारे मंत्री और विधायक घूमते थे होटलों में, अशोका होटल वगैरह अपनी फैमिलीज़ के साथ, और अयासी के अड्डे बने हुए थे इनके, ठीक है, इसलिए वो विफल हुए। सारे लोक उपक्रमों यही हुआ। वर्क डिलेज, ठीक, अनुमति नहीं देना। ओवर कैपिटलाइजेशन इसलिए करते थे, काम 500 का होगा लेकिन उसके लिए 5000 मांगते थे, ताकि करप्शन करके पैसे को लीकेज करके इधर उधर कर सकें, ठीक है। प्राइसेसिंग पॉलिसी हमेशा क्या रही, जो मूल्य नीति रही वो प्रशासित मूल्य नीति रही।
लोक उपक्रमों के लिए प्रशासित मूल्य वो अपने ढंग से, ठीक है। एक तो होता है मार्केट प्राइस डिसाइड होता है आपका इनपुट और आउटपुट से कि कितनी मांग है और कितनी आपूर्ति है, उस हिसाब से रेगुलेट होती है। लेकिन यहाँ जो लोक उपकरण था इनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, इनकी प्राइस बाजार से निर्धारित सरकार निर्धारित करती थी, ठीक है। भले ही लॉस में चले जाएं लेकिन सस्ता बेचते थे। लैक ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जितने कि हमने प्लांट स्थापित किए लेकिन चूँकि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, चूँकि वो उस कारण कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होता था, एंड लैक ऑफ साउंड मैनेजमेंट। भाई देखिए विफल क्यों हुए कि आप देखिए, अगर सबसे ज़्यादा नाम होता है, सबसे ज़्यादा बात होती है तो वो होती है कि 3 बड़े स्टील प्लांट जो सेकंड पंचवर्षीय योजना में हमने लगाए थे, दुर्गापुर, भिलाई और एक तो बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो में। तो वो जो स्टील प्लांट लगे थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो टाइड लोन के तहत हमें टेक्नोलॉजी विदेशों से मिली थी, जर्मनी वगैरह से, और वो प्लांट सेकंड हैंड प्लांट थे, तो उनकी पहले कैपेसिटी अच्छी नहीं थी, फिर हमारे पास वैसा वेल ट्रेंड मैन पावर नहीं हुआ करता था, इसलिए वो कैपेसिटी जो होती है उनकी नहीं, तो उतना हम यूज़ नहीं कर पाते थे। हैवी लॉसेज में इसीलिए गए क्योंकि ट्रेड यूनियनिज्म मिल गया। ट्रेड यूनियनों को प्रमोट करते थे राजनीतिक दल कि ट्रेड यूनियन को प्रमोट करके राजनीतिक सपोर्ट बनाएंगे। किसी भी सरकार को बदनाम करना है, ट्रेड यूनियन को बहला फुसला दो और हड़तालें करा दो सरकार के विरुद्ध, एक जन आक्रोश पैदा कर देंगे, उससे सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश पैदा होगा और सरकार बदल जाएगी। तो ट्रेड यूनियन वाले जो लड़ते थे वो कर्मचारियों के मुद्दों के लिए कम लड़ते थे, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और राजनीतिक दलों के लिए अधिक लड़ते थे। अभी रिसेंट में आपने देखा है कृषि जो कानूनों को लेकर के जो हो रहा था उसमें राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज़्यादा दिख रहा था बजाय कि कानूनों के विरोध का। तो दिस वॉज द बेसिक पर्पज, these were the basic reasons of the failures of public sector in India। बट आप जब भी इसको लिखें इसके साथ न्याय जरूर करें कि लोक उपक्रमों को आप विफल नहीं कह सकते। जैसे प्रश्न आता है, कई बार आया है कि भारत में लोक उपक्रम न तो बहुत बड़ी सफलता रहे और न ही बहुत बड़ी विफलता रहे। तो क्यों नहीं सफलता रहे और क्यों नहीं विफलता रहे? विफलता इसलिए नहीं रहे क्योंकि आज हमारे पास चाहे इसरो है, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या जितने भी ऑयल सेक्टर PSUs हैं, जितने नवरत्ना महारत्ना हैं, ये बताते हैं कि लोक उपक्रम इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। रोजगार के क्षेत्र में, रोजी रोटी देने के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी देने के क्षेत्र में, आधारभूत संरचना निर्माण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लोक उपक्रम ने पर्याप्त योगदान किया राष्ट्र निर्माण में। लेकिन ये बहुत सफल भी नहीं रहे क्योंकि विशेषकर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में लोक उपक्रम बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर जितना इनमें इन्वेस्टमेंट था, जानते हैं 90s 80s के बाद और इवन 90s में भी कई भारत के अर्थशास्त्री ये कहते थे कि जो अभी आपने देखा कि 20 बिलियन करोड़ इसमें लगा है, ठीक है, 20 बिलियन इसमें लगा हुआ है। तो कई अर्थशास्त्री ये तर्क देते थे कि अगर इतना पैसा बैंकों में सरकार रखती तो 4% का रेट ऑफ रिटर्न से सरकार को ज़्यादा फायदा होता बजाय की। लेकिन तब हमारे पास पैसा ही पैसा होता, वो हमें इन्वेस्ट हमें मिलता भी वो, लेकिन वो हमारा क्या नहीं होता, एसेट क्रिएशन उससे नहीं होता, नहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता। ब्याज अगर मिलता भी इस अमाउंट पे, लेकिन उससे एसेट क्रिएशन होता, न तो संपत्तियों का सृजन होता और न ही रोजगार का सृजन होता। लोक उपक्रमों ने संपत्ति सृजन भी किया है और रोजगार सृजन भी किया है। हाँ, निश्चित रूप से 80 के बाद विफल हुए तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरा कि राजनीतिकों ने इसको एक तरह से अपना चुनाव जीतने का संयंत्र बना दिया। जो डिसीजन लिए गए कई बार लोक उपक्रमों को स्थापित करने के, उनमें इकोनॉमिक वाइबिलिटी मायने नहीं रखती थी, उनकी आर्थिक उपयुक्ता मायने नहीं रखती, बल्कि उनका अपना, ठीक है, जो मंत्री और सांसद होता था उसका ये है कि हाँ भाई मैं क्या कहूँगा अपने संसदीय क्षेत्र में कि मैंने क्या किया 5 साल में, चलो भाई एक लोक उपक्रम स्थापित करा दो। ये अभी तक रहा। जबकि मतलब अमेठी में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जाते अमेठी में अभी 5-7 साल पहले वो ITI का एक प्लांट है, ITI इंडियन टेलीफोन वाले, ठीक, वो पुराने डब्बे टाइप के फ़ोन बनाते थे जो घरों में पहले होते थे STD लाइन में। अभी उसमें कई हज़ार करोड़ का घोषणा कर दी। अब उन फ़ोनों को तो कोई यूज़ करता ही नहीं है।
उनको ना तो टेक्नोलॉजिकली आप अपग्रेड कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, उसमें भी इन्वेस्ट कर देंगे कि हाँ जी हमने यहाँ पे कि इतना लगा दिया, पैसा लगा दिया। तो दैट वाज द मेंटेलिटी। ठीक है, लोक उपक्रमों में बैंकों को आप देख लीजिए, बैंकों में सारा का सारा पैसा कौन लेके भाग गए? बड़े बड़े उद्योगपति भाग गए। तो उन उद्योगपतियों को कोई बैंक का साधारण मैनेजर लोन नहीं देता था। बड़े बड़े राजनीतियों का वित्त मंत्रालय से लेकर के बड़े बड़े मंत्रालयों से, मंत्रियों से फ़ोन जाते थे, इस इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देना है। वो लोन लेके अपना शेयर लेके और बाकी भगा देते थे। दूसरा, जहाँ डिफ़ॉल्टर नहीं भी हुए तो सरकारों ने बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, अरे लोन मेले आयोजित करो, किसानों को लोन दो। बाद में उन किसानों को कहा कि लोन दे करके बाद में हम माफ़ कर देंगे। अब बैंकों ने जो लोन दिया वो किसानों ने वापस नहीं किया, सरकार ने माफ़ कर दिया। हाँ कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट के बैंक है। तो बैंकिंग का कोई सिद्धांत ये नहीं कहता है कि आप बैंक के लोन दो और उस लोन को वापस न लो, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हाँ लोन माफ़ कर दो। तो इससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ा। सबसे बड़ा क्या था, उनकी जो कल्चर होती है वो ख़त्म हो गई काम करने की। बैंक आर मेंट फॉर द प्रॉफिट, बैंक आर मेंट फॉर द बिजनेस। बट आप हाँ लोन ले जाओ माफ़ कर देंगे, लोन ले जाओ माफ़ कर देंगे, तो उनको फिर एक तरह की कल्चर ही ख़त्म हो गई। तो इस तरह से लोक उपक्रम विफल अपने कारण नहीं हुए। एक राजनीतिक संस्कृति जो विकसित हुई भारत में, चुनावी राजनीति संस्कृति, उस चुनावी राजनीति संस्कृति ने लोक उपक्रमों को विफल बनाया। लोक उपक्रम विफल नहीं हुए, विफल बनाया गया इनको। देन कि नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑटोनॉमी, ये एक टॉपिक है कि लोक उपक्रमों में स्वायत्तता से जुड़े प्रश्न का विश्लेषण कीजिए। तो लोक उपक्रमों की स्वायत्तता पर मैंने कंसाइजली कुछ पॉइंट्स तैयार करें, आप देखें। ठीक, कि प्रॉब्लम्स ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की समस्याएं। स्वायत्तता की समस्या क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द PSUs नॉट गिविंग ए फिक्स्ड थस हैम्परिंग ए पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी। इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको सरकार स्थायी कार्यकाल नहीं देती, इससे पॉलिसी नीतिगत स्थायित्व और सततता पे असर पड़ता है। दूसरा, मिनिस्टर अलॉटेड टू द अंडरटेकिंग हैज़ फुल ऑटोनॉमी टू टर्मिनेट द चेयरमैन, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो बिल्कुल PSUs के जो चेयरमैन होते थे, डायरेक्टर होते थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते थे, मंत्री उनको अपना नौकर समझते थे, जब मर्जी उनको टर्मिनेट कर देते थे, डिसमिस कर देते थे। इससे पूरे PSUs का मनोबल गिर जाता था। ठीक है। देन डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट to the board of directors of the PSUs try to influence the decision making process of the board without accepting responsibility। ये जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सरकार नियुक्त करती थी, जितने डायरेक्टर, वो सारे के सारे राजनीतिक अपॉइंटमेंट होते थे और उनका उद्देश्य काम करना नहीं होता था बल्कि लूटपाट करना होता था PSUs में, और वो अपने हिसाब से डिसीजन थोपते थे PSU के। ठीक है। और क्योंकि वो मंत्री के खास होते थे जो डायरेक्टर नियुक्त किए जाते थे, अगर PSU का चेयरमैन की बात न माने तो उस पर टर्मिनेशन की तलवार लटकती थी। ठीक है। तो ये था। देन द कंट्रोल फ्रॉम अबव इज बिग इम्पेडिमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द PSUs एज व्हेन एवर अ न्यू प्रोजेक्ट इज टेकन अप बाय द PSU इट हैज़ टू गो थ्रू expenditure finance committee and project investment board which is very cumbersome and causes unnecessary delay and authoritarianism। ठीक है, कि जितनी भी है इसको कहते हैं कंट्रोल फ्रॉम अबव। अभी इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि द बेसिक प्रॉब्लम इन द PSUs इज कंट्रोल फ्रॉम अबव। तो कंट्रोल फ्रॉम अबव किसका है? ध्यान से देख लीजिए, ये कंट्रोल फ्रॉम अबव है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी का और प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड का। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं आपको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। जो बेसिक कंट्रोल फ्रॉम अबव है वो किसका है? कंट्रोल फ्रॉम अबव है आपका एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी का और दूसरा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड का। ये कंट्रोल फ्रॉम अबव है। ठीक है, विच इज़ वेरी कम्बरसम एंड बहुत ही जटिल है और ठीक है अननेसेसरी डिले करता है और अथॉरिटेरियनिज्म को मतलब बॉसिज्म को बढ़ावा देता है। नेपोटिज्म एंड फेवरेबिलिटी इन PSUs अपॉइंटमेंट बाय द पॉलिटिशियन, ये तो करती थी राजनेता। मैंने अभी आपको बताया कि ये लोक उपक्रम विफल नहीं हुए, राजनेताओं के लालच के कारण और मतलब कार्यों के कारण हुए। ठीक है, भाई भतीजावाद और अपने लोगों को नियुक्त करना, जहाँ एक की ज़रूरत है वहाँ 15 को नियुक्त कर देना, लैक ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग, उनको छूट ही नहीं होती थी कॉरपोरेट प्लानिंग
प्लानिंग करने की तो क्या करते हो? लैक ऑफ अथॉरिटी इन टेकिंग अ कमर्शियल मोड इन एरियाज वेयर opportunities exist for the profit making and thus get caught in the bureaucratic and political red tapeism. Lack of authority in taking commercial mode of the increase mode in the areas where opportunity exists for the profit making. लोग उपक्रम लाभ कमा सकते थे लेकिन उनको छूट ही नहीं होती थी कि वो अपने कमर्शियल मोड या कमर्शियल डिसीजन ले सकें, और बैंक अपना प्रॉफिट कमा सकते थे लेकिन आपने उनको फोर्स किया कि नहीं, आपको प्रायोरिटी लैंडिंग देनी पड़ेगी। ऑयल पीएसयूज भी कुछ प्रॉफिट कमा सकते थे लेकिन आप उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म लाद देते थे। तो इसलिए जब आपने उनके ऊपर अपनी इच्छाएं लाद दी, उनको कोई लाभ कमाने का मौका ही नहीं दिया तो घाटे में चले गए। देन लास्ट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ पीएसयूज इन इंडिया। उत्तरदायित्व और नियंत्रण की समस्या। लोक उपक्रमों में उत्तरदायित्व और नियंत्रण की समस्या ये देखेगा। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग सिंस 1963 इज ए मैकेनिज्म ऑफ द अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द पीएसयूज। ठीक है, ये लोक उपक्रम समिति है जो 1963 से आई है और यही एक सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल का साधन है। उत्तरदायित्व और नियंत्रण का जो लोक उपक्रम सबसे बड़ा साधन है वो लोक उपक्रम समिति है। द लेटेस्ट डिवाइस इन्वॉल्व टू इन्फोर्स द अकाउंटेबिलिटी इज ए मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द PSUs and PSEs, public sector undertaking, public sector enterprises, and its undertaking ministry. About 95 enterprises have signed MOU. Latest is SAIL MOU with the central government. ठीक है, 1987 के बाद अर्जुन सेन गुप्ता समिति की अनुशंसा के बाद से ये मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाए गए थे, समझौता ज्ञापन पद्धति, जिसमें एक तरह से इनको बहुत सारी स्वायत्तता दी जाती है, बट साथ ही इनके लिए रिजल्ट्स की भी पैरामीटर्स बना दिए जाते हैं। तो वो साइन हुए हैं लगभग 95 एंटरप्राइजेज ने अभी इसमें साइन किए हैं और सेल अभी लेटेस्ट है। MOU हैज़ गिवन अंडरटेकिंग एंड एंटरप्राइज नेसेसरी फ्रीडम एज वेल एज क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव टू फॉलो। इस MOU में एक तो उनको स्वायत्तता होती है कि भाई तुम 500 करोड़ तक का डिसीजन ले सकते हो, और ऑब्जेक्टिव होता है कि तुम्हें इतना प्रॉफिट या इतना प्रोडक्शन करना होगा। ठीक है, अब नवरत्न और महारत्ना जो चला है 97 के बाद, 1997 के बाद, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। फुल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल autonomy has been guaranteed by the union government to the leading PSUs through Navratna and Maharatna एंड मिनी रत्ना स्टेटस। ठीक है, इन्हें फुल फाइनेंशियल और ऑपरेशनल वित्तीय और प्रचलनात्मक सहायता दी गई है। पूरी वित्तीय और प्रचलनात्मक सहायता नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना को दी गई है। दीज आर ओनली गारंटेड टू द प्रॉफिट मेकिंग PSUs, thus saving them from red tapeism and process of going through the expenditure फाइनेंस कमेटी एंड प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड। जो अभी मैंने बताया था कि कंट्रोल फ्रॉम अबव है, उससे इन्हें छूट दे दी गई है, और ये प्रॉफिट मेकिंग PSUs हैं जिनको अब न तो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी को पूछना है और न ही प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड से कोई अनुमति लेनी है। ये फ्री है आप टू रेज द रिसोर्स डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनली। ये अपने संसाधन बाजार से जुटा सकते हैं, देश के और अंदर और बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और ये विदेशी कंपनियों के साथ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। आज का वीडियो कुछ लंबा हो गया, देखिएगा, और इसके बाद की जो चर्चा होगी आफ्टर 91 के जो रिफॉर्म्स हैं वो, और डिसइन्वेस्टमेंट मॉड और स्ट्रेटेजिक सेल क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट में कैसे होता है, और इस साल सरकार का क्या प्लान है। ठीक है, आगे सरकार ने स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में PSUs को 300 से घटा कर के केवल 2 दर्जन करने का प्लान बनाया है। निर्मला सीतारमण जी का अभी स्टेटमेंट आया, तो मैं उसमें आपके साथ अगले वीडियो पे चर्चा करूँगा। टिल देन, गुड बाय।